हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग की तैयारी भी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी बीएड 2023 के पीवाईक्यू के बारे में। और यह बीएड का कौन सा कोर्स कोड है? तो यह कोर्स कोड यानी कि जो आपका है वह है आपका COQP05, यानी कि लैंग्वेज ग्रुप। देख रहे हैं आप लोग, पार्ट बी यानी कि बीएड लैंग्वेज ग्रुप की हम लोग यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं। यह पीवाईक्यू कब का, ये भी मैं बताता हूँ डेट आप लोग को। तो यह आपका जो पीवाईक्यू है वह 5 जून 2023 को यह पेपर आपका हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें एक वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं पार्ट ए, देख रहे हैं ना, पार्ट बी। तो पार्ट ए का जो वीडियो है वो मैं क्यों या पीवाईक्यू क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूं, क्यों नहीं दे रहा हूं आप लोग को? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यह जो पीवाईक्यू है 2023 का है। ठीक है, अब 2024 में क्या हुआ है कि आपका जो सिलेबस है वो बदल गया है। क्या हुआ? सिलेबस जो है आपका बदल गया है। सिलेबस में पार्ट ए जो था आपका, ठीक है, पार्ट ए जो था आपका वह आपका रिमूव कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया। यानी 1 से लेकर के 25 तक के जो क्वेश्चन थे अब उनको आपको नहीं पढ़ना है। तो जब नहीं पढ़ना है तो फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने का कोई फायदा तो है नहीं, जहां तक मुझे लगता है। अगर आपको लगता है क्या आपको जरूरत है इसकी, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं वह है आपका सीयूटी पीजी बीएड पीवाईक्यू 2023 का। और यह जो पीवाईक्यू है वह COQP05 जो कोर्स कोड है आपका उसका, यानी कि लैंग्वेज ग्रुप का। ठीक है, और पार्ट बी जो शुरू होता है सबको सभी पता है कि 1 से 25 तक हटा दिया गया। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से? क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। ठीक है, से स्टार्ट होगा हम लोग का। ठीक, और 26 से लेकर हम लोग जो शुरू करेंगे तो 26 से लेकर 50 तक को सॉल्व करेंगे एक पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम लोग 51 से लेकर के 75 तक के सॉल्व करेंगे और फिर 76 से लेकर के 100 तक को। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके 26 से लेके आपका जो है 50 तक वो आपका हिंदी का है, हिंदी सब्जेक्ट का है। ठीक है, और 51 से लेकर के 75 तक आपका जो है वो इंग्लिश का है। ठीक है, और उसके बाद 76 से लेकर के 100 तक जो है वो आपका संस्कृत का है। ठीक, तो ये तीनों ही आपका जो पार्ट है वो अलग अलग वीडियो में इसलिए जाएगा कि तीनों ही जो आपका सब्जेक्ट है वह एक टीचर तो पढ़ाएगा नहीं। तो तीनों के जो आपका यहाँ पर है तीनों वीडियो वो अलग अलग टीचर के द्वारा जाएगा। जैसे मेरे द्वारा आपको हिंदी का जो पीवाईक्यू है वह सॉल्व कराया जाएगा, और इंग्लिश का जो पीवाईक्यू है वो उदिशा मैम के द्वारा, और जो आपका संस्कृत का पीवाईक्यू है वह संस्कृत के जो नए अध्यापक है उनके द्वारा ये सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं भूमिका आप लोग को बांध रहा था, आपको समझा रहा था अच्छे तरीके से कि जो लोग अनभिज्ञ हैं आप लोग का पीवाईक्यू से या फिर कुछ चीजों से, वो आप लोग इससे परिचित हो जाए। थोड़ा सा आपको लेंदी लगा होगा, इसके माफी चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि ये सब बताना बहुत जरूरी था। अन्यथा आप लोग को डायरेक्टली अगर मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराता तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती इसको समझने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। यानी हम जो आप लोग को क्लासेस मतलब पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे वो 26 से 50 तक को। तो 26 से 50 तक को सॉल्व करने से पहले मैं एक थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर प्रमोशन करता हूं अपने कोर्स का, क्योंकि प्रमोशन करना भी जरूरी है। प्रमोशन क्या है कि आप लोग का सीयूटी जो भी लोग लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि लैंग्वेज ग्रुप से अपना तैयारी करें, तो वो लोग हमारे सोर्स सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सोर्स सिलेक्शन बैच का जो हमारा फीस है वह 3999 है। लेकिन अगर आप यहाँ अभी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें 40% का ऑफ दिया जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट का? 40% का आपको ऑफ दिया जाएगा। ठीक, यानी कि आपको मात्र 2400 का यह जो लैंग्वेज का कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये दिया गया नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हो गया प्रमोशन। अब हम लोग बात करते हैं अपने पीवाईक्यू के बारे में। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 26 आपका क्या दिया हुआ इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, और ये जो भी आंसर आप लोग को बताया जाएगा
वो सब आपके ऑफिशियल एंट्री के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया उनके द्वारा बताया जाएगा, और मैं आप लोग को प्रश्नों पर एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, प्रश्न में 26 करें, निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। ये पूरा आपको पीवाईक्यू का स्क्रीनशॉट ही मैं लगाया हूं। पीवाईक्यू अगर पूरा आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर्च के लिए आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दिया हुआ है सही युग्म आपको बताना है। कबीर संत कवि थे, जायसी सूफी कवि थे, या फिर तुलसी संत कवि थे, सूरदास भक्त कवि थे, दादू संत कवि थे। दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त जो आपका उत्तर होगा उसको आपको चुन करके बताना है। ठीक है, क्या हो गया, आपको बताना है। तो ध्यान देखिएगा यहां पर कि यहां पर जो आपका है कबीर क्या थे, संत कवि थे, ये भी बिल्कुल सही है। जायसी जो थे आपके, यानी कि यहां पर आपको युग्म मिलाना है ना, तो ये सही है आपका। दूसरा है आपका कि जायसी सूफी कवि थे, ये भी सही है। ठीक, तुलसी संत कवि नहीं थे। ठीक है, तुलसी क्या थे आपके, संत कवि नहीं थे। सूरदास बिल्कुल भक्ति कवि थे ये, और दादू ये भी संत कवि थे। ठीक है, तो जितने भी आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हैं ये आपके सही हैं। तुलसीदास जी जो थे वह आपके संत कवि नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन क्या मिल रहा है, ए बी डी और ई, ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 27। क्या दिया हुआ 27 कह रहा है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखा है। भाषा विज्ञान ये टॉपिक है, ये टॉपिक भी आप लोग मेंशन करते रहिएगा। सिलेबस में मैंने बताया कि आप लोग को भाषा विज्ञान से भी प्रश्न पूछा गया था, तो यही प्रश्न आप लोग का भाषा विज्ञान से पूछा गया। ठीक है, जैसे भाषा विज्ञान में बहुत सारे भाषाएं आती हैं, भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ियन भाषा परिवार। ठीक है, अब यहाँ पे जो भाषा परिवार पूछा गया उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो प्रमुख शाखा के बारे में पूछा गया है आप लोगों से। 4 ऑप्शन दिए गए, स्वर, व्यंजन, धातु और स्वनिम। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपका स्वनिम होगा। अब ये स्वनिम है क्या, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि स्वनिम होता क्या है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आप लोग भाषा परिवार कभी देखे नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, तो आप लोग यहाँ पे समझ में आ जाएगा। किसी भाषा या फिर बोली में स्वनिम यानी कि जो फोनिम होता है उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी भाषा या बोली में ध्यान रखिएगा, जो उच्चारित ध्वनि होती है उसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग स्वनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वनिम, यानी कि फोनिम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर दिया स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम, स्वनग्राम आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। यानी कि हम लोग स्वनिम को अन्य नामों से भी जानते हैं। अन्य नाम क्या है, ध्वनिग्राम, स्वनग्राम, इसको हम अन्य नाम है किसके, स्वनिम के। अब एक बात ये इंपॉर्टेंट है, भाषा में 2 प्रकार के स्वनिम होते हैं, पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के स्वनिम पाए जाते हैं। पहला जो स्वनिम होता है वो आपका खंडात्मक होता है, और दूसरा जो है अधिखंडात्मक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो स्वनिम होता है वो 2 प्रकार होते हैं, खंडात्मक और दूसरा आपका अधिखंडात्मक होता है। और जो खंडात्मक होता है वह भी क्या होता है, आपका स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक, इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेना होगा तो हम लोग अपने क्लासेस में आपको अलग से बता देंगे। तो अभी एक्सप्लेनेशन के लिए यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि स्वनिम होता क्या है, स्वनिम के कितने प्रकार हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो दिया हुआ है वह है प्रश्न नंबर 28। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 28 आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्न ही गलत पूछा गया है या फिर आपका आंसर ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न का जो आंसर एनटीए के द्वारा दिया गया है वह बिल्कुल ही गलत, मेरी नजर में तो गलत है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि ये प्रश्न का आंसर जो एनटीए ने दिया हुआ है क्या कहां तक वह सही है। प्रश्न नंबर 28 का रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए, बिल्कुल यहाँ पे 2 कथन दिए गए, अभिकथन ए और कारण आर, यह हो गया। ठीक, पर कह रहा है एक अभिकथन ए के रूप में निम्नलिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। यहां तक क्लियर है। फिर कह रहा अभिकथन कि रूप या अथवा रचना की दृष्टि से वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ये आपका अभिकथन कह रहा है, जो आप सभी को पता है कि रूप और रचना के आधार पर जो वाक्य होता है वह 4 नहीं बल्कि 3 होते हैं। होते हैं ना 3, कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। तो यहां पे जो 4 दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन यानी अभिकथन यही जो है आपका वह गलत हो जाता है।
हो जाता है ना गलत। तो इसमें अगर मैं बात करूं आप लोग का कि तीन कौन कौन सा होता है, तो पहला जो होता है वो आपका सरल वाक्य होता है, ठीक। दूसरा जो होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा आपका मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य, ठीक। यानी यही आपके तीन होते हैं। क्या होते हैं आपके? यही तीन होते हैं। एक आपका सरल, दूसरा आपका संयुक्त, और तीसरा जो आपका होता है आपका मिश्र वाक्य होता है, ठीक। अब यहाँ पर चार प्रकार के तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन ये आपका गलत हो गया। यानी कि यहाँ पर जहां भी आपको दिया होगा कि ए सही है वह गलत होगा। यानी यहाँ भी दिया होगा कि ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सही है, ये भी गलत है। ये सही नहीं है, यानी ये कहीं कहीं आपको लग रहा है कि यह हो सकता है। अब आर को देखते हैं कि सही है कि नहीं। समास प्रधान, व्यास प्रधान, प्रत्यय प्रधान, या विभक्ति प्रधान। यानी ये कह रहा है कि जो आपके वाक्य हैं वह चार प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह आपका समास प्रधान है, दूसरा व्यास प्रधान है, तीसरा प्रत्यय प्रधान, और चौथा जो है आपका विभक्ति प्रधान है, ठीक। तो अगर यहां तक अगर ये मान रहा है, अगर हो सकता है किसी व्याकरण की किताब में दिया हो, अभी तक मैंने तो पढ़ा नहीं है, हो सकता है कि भूलवश मैंने नहीं पढ़ा हो, लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज में तो कहीं नहीं है कि दृष्टि, रूप अथवा रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वह चार होते हैं, और ये चार यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि जो आपका एनटीए है वो आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए को, कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ये एनटीए का आंसर है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका आंसर है 28 का, वह एनटीए का है। लेकिन मेरी नजर में आप यहाँ पे देखिए तो ये आपके दोनों ही गलत है, यहाँ पे दोनों गलत होना चाहिए, तो ये है ही कोई ऑप्शन। तो मैं इस पर क्या आपको जवाब दूं? इसका आंसर आप खुद ही दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 29, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। निम्नलिखित में से आपसे पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए, क्या होगा। तो जातिवाचक यानी कि जिस शब्द से हमें किसी जाति का बोध होता है वही क्या होता है? आपका जातिवाचक संज्ञा होता है ना। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सुंदरता, भूख, मित्रता, वर्षा, इसमें हमें एक शब्द दिखाई देता है, वह है आपका वर्षा। तो ये क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा क्या है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 30। अब प्रश्न नंबर 30 कह रहा है आप लोगों का कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। मान लेते हैं दो कथन है, कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है, ठीक है। कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। दोहा, सोटा, चौपाई छंद के नाम है। क्या कर रहा है कि दोहा, सोटा, चौपाई छंदों के आपके नाम है। ये बिल्कुल सही, ये सभी क्या है आपके? दोहा भी आपके छंद है, सोटा भी छंद है, और चौपाई भी आपका छंद है। क्या कर रहा है? हरिगीतिका भी एक प्रकार का छंद है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हरिगीतिका भी क्या है? सममात्रिक छंद है, और यह एक मात्रिक छंद है, या फिर इसको हम लोग सममात्रिक छंद भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ ना मात्रिक समछंद या फिर सममात्रिक छंद कहते हैं। तो ये दोनों ही कथन आपके क्या है? यहाँ पर सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है? आपके सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हरिगीतिका जो आपका होता है, इसको भी समझ लीजिए कि क्या होती है। ये जो होती है ना, ये 4 चरण वाली होती है, 4 चरण वाली सममात्रिक छंद होती है। सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। क्या होती है? सममात्रिक आपका छंद होता है, 4 चरणों वाला। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि लघु और गुरु का बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया जाता है हरिगीतिका में, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हर चरण में क्या होता है कि लघु और गुरु होते हैं। यानी कि जो 4 चरण है, तो हर जो मतलब प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? आपके लघु और गुरु होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? आपके लघु और गुरु होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कारक जो हिंदी में होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में जो कारक की संख्या है वह कुल 8 होती है, ठीक। तो हम एक एक करके सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कौन सा कारक है। पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। वाक्य दिया है कि सुनील गाड़ी से मद्रास गया। ध्यान रखिएगा कि सुनील गाड़ी से मद्रास गया। तो यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है से। अब हम यहां पर जो शुरू करेंगे कारक को पढ़ना, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, ठीक है। करण से या फिर द्वारा। तो यहां पे आपको ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? 31 का ए ऑप्शन, यानी कि करण कारक आपका इसमें है ना।
कर्ता ने कर्म को करण से या फिर द्वारा, तो यहाँ पर से शब्द आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 32 दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं, आप लोगों को लग रहा है कितना धीमा पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन PYQ है इसलिए आराम आराम से पढ़ाना जरूरी होता है, अन्यथा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा बहुत तेज पढ़ाने की। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 क्या दिया हुआ है? गोदान, आपका बंटी, मानस का हंस, शेखर एक जीवनी। अब ये यानी यहाँ पर जो है वह आपकी कहा उपन्यास वगैरह दिया है। अब ये क्या है? इनके लेखक का नाम है। तो यहाँ पे मनु भंडारे, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद, अज्ञेय। अब इसको आपको मिलाना है, ठीक है। क्या करना है? मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गोदान, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है भाई? प्रेमचंद जी के द्वारा। ये सभी को पता, ठीक है। ये जो है आपका सभी को पता है कि ये गोदान जो है प्रेमचंद जी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके बाद आपका बंटी जो है वह मनु भंडारे जी के द्वारा लिखा गया, बहुत ही फेमस आपकी एक लेखक है, आप सभी को पता होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है मानस का हंस। मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है। और शेखर की जीवनी जो है वो आपकी अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई। तो मिल गया सब। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है आपका, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चौथा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 33, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 कर रहा है आप लोग का कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको छांटना है। यानी आपको यहाँ पर 3 ऐसे शब्द हैं जो कि शुद्ध है और चौथा जो आपको शब्द है वो अशुद्ध है, वो आपको बताना है, ठीक है। बाह्य आडंबर। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे सर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये गलत होगा। बाह्य आडंबर, ठीक है। ऐसे आप लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर ऐसा होना चाहिए, नहीं, ये बाह्य आडंबर जो है वह बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे यह उज्ज्वल, उज्ज्वल बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं इसमें है। थर्ड है आपका वागजाल, तो वागजाल ऐसे लिख सकते हैं, वागजाल, वागजाल नहीं बल्कि वागजाल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह गलत हो रहा है, यानी हम गलत तो है, यानी अशुद्ध शब्द से छांटना है तो ये अशुद्ध शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 34। प्रश्न नंबर 34 का रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन एक रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर्क रूप में लिखित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर करा अभिकथन ए करा भाषा ध्वनि संकेतों का समूह है, दूसरा कारण दिया है कि इसी से ध्वनि में वर्ण शब्द भाषा सभी का अंतर्भाव हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ये चीजें जो है ना, ये 4 ऑप्शन, इन चारों को पढ़ने के बाद ही इसका आंसर दे पाएंगे। कभी भी आप जब आंसर इस प्रकार दिया करिए, अभिकथन और कारण का, यानी कि इनको हम लोग AR टाइप के प्रश्न बोलते हैं, AR टाइप के, AR प्रकार, ठीक है। AR प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें आप सबसे बड़ा रोल होता है इन्हीं चारों ऑप्शंस का, ठीक है। तो इनका जो सबसे आंसर सही होगा वह क्या हो जाएगा कि भाषा ध्वनि संकेतों का समूह है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकेंड, इसी से ध्वनि में वर्ण शब्द भाषा सभी का अंतर्भाव होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों से ये भी मैं बताऊंगा कि यह जो प्रश्न पूछा गया है वो आपका वर्णमाला जो टॉपिक है उससे पूछा गया है। मैंने आप लोग को जब सिलेबस बताया था तो मैंने कहा था ना कि वर्णमाला, तो देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो यह आपका जो टॉपिक है वो वर्णमाला से ही पूछा गया है, ठीक है। तो टॉपिक भी ध्यान रखते रहिए कहां से प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न आपका है 35 कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन एक रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर्क रूप में है। अभिकथन ए कह रहा है कि काकल्य, कंठ, मूर्धन्य, तालव्य आदि व्यंजन ध्वनियों के भेद है। कंठ ध्वनियां कठोर तालु के पिछले भाग से उच्चरित होती हैं। इसमें कौन सा आपका सही है ये बताना। उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आंसर देने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी ये आपके पहले कंठ, यहां से कंठ होगा, ठीक है, फिर तालु, फिर आपका मूर्धा, फिर आपका दंत, ठीक, फिर आपके होष्ठ, फिर आपके नासिका यानी नाक से, फिर यहाँ पर कंठ और तालु दोनों मिलाकर के, फिर कंठ ओष्ठ यानी कि कंठ हमारे कंठ और फिर हमारे ओष्ठ इन दोनों को मिलाकर के, फिर दंतोष्ठ,
यानी कि हमारे दांत और ओष्ठ दोनों मिलाकर जो बोले जाते हैं। ठीक है, तो कंठ से अ आ ये स्वर है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्वर है, ये व्यंजन, और ये अंतस्थ जो आपके व्यंजन होते हैं वो, और ये उष्म व्यंजन। ठीक, अब हम देखिए कंठ से अ आ बोलते हैं, क ख ग घ अंग ह और अह बोल। इसके बाद स्वर इसी प्रकार से आप लोग को क्या करना है, उसका आंसर देना है। ठीक है ना, तो उसमें आपको देखेंगे तो प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि काकल्य, कंठ, मूर्धन्य और तालव्य जो आदि ध्वनियां हैं ये व्यंजन ध्वनियों के भेद हैं। ठीक है, मूर्धन्य यानी कि जो मुंह से बोले जाते हैं, ठीक है, कंठ यानी कि जो यहाँ से बोले जाते हैं, जैसे अभी मैंने बोला क ख ग घ अंग, है ना, तो कंठ से बोले, ये सभी क्या है आपके व्यंजन ध्वनियों के भेद है कि नहीं है, बिल्कुल भेद है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी क्या है, व्यंजन ध्वनियों के भेद है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 35 का जो हमारा आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ए सही है, यानी कि हमारा यहाँ पर ये तो सही है, लेकिन कंठ ध्वनियां कठोर तालु के पिछले भाग से उच्चारित होती हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये कहीं नहीं होता, ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हमारा गलत है और ये सही है, तो ये सही होगा, लेकिन आर जो है आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 36। क्या कह रहा है आपका 36 की सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। फिर से वही आ गया कि रामचरितमानस ये आपके कुछ पुस्तकें हैं या फिर कह सकते हैं कि रचनाएं हैं, और इसके रचनाकार यहाँ पे दिए हुए हैं। रामचरितमानस सभी को पता है किस भाषा में लिखी गई है, ये भाषा यहाँ पे दिया गया कि किस भाषा में है लिखी गई है। विनय पत्रिका कुंभन दास या फिर आपके मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है, इनको आपको मिलाना है। ठीक, तो इनको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सिंपल, रामचरितमानस किस में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक, कुंभन दास अष्टछाप कवि थे, मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो आपके सूफी कवि थे। तो ये हमारे मिल गए, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा दिया है 37। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको देखना। अशुद्ध वर्तनी आपको यानी कि जो वर्तनी आपका टॉपिक है होता है वर्तनी, वर्तनी में दोनों ही वर्तनी आते हैं आपके। ठीक है, ये शब्दों की वर्तनी और वाक्यों की वर्तनी, वाक्यों, इन दोनों को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। वर्तनी जो शब्द है आपका, वर्तनी जो टॉपिक है, इसमें दोनों ही आते हैं, आपके शब्द भी आते हैं और वाक्य वाले भी वर्तनी आते हैं। तो शब्दों वाला अभिवर्तनी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग जब देखेंगे तो वह किसमें देखेंगे, वाक्य वाला वर्तनी भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ, उच्चारण बिल्कुल सही है। छत्र छाया यही आपका गलत है, छत्र छाया क्या होते हैं आपके, ठीक है, छत्र छाया आपका यहाँ पर गलत आंसर है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक, और सब क्या है आपके बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन पूछा अशुद्ध, तो अशुद्ध हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 37 से क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ 38। कर रहा है आपका, नीचे दो कथन दिए गए, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, श्लेष आदि शब्दालंकार के उदाहरण है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है। ठीक है, यही कह रहा ना 38। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, श्लेष आदि सभी शब्दालंकार का उदाहरण है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि शब्दालंकार की ही आपके उदाहरण है या फिर इनके प्रकार कह सकते हैं। दूसरा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अर्थालंकार के प्रकार, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए और दो दोनों ही यहाँ पे क्या है आपके सही है। ठीक है, क्या जाएगा सही। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 39। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, देखिए कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया, पहला जो होता है वो आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा जो होता है आपका अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया का सबसे अच्छा पहचान होता है कि जिस भी वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट हिनर है यानी कोई कर्म हिनर है वही आपका अकर्मक क्रिया होता है। एक मतलब नॉर्मल सामान्य सा रूल होता है। अब यहाँ पे हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, अनुराग ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, सोहन दिल्ली जा रहा था, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था।
इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यह पूछा है, यानी आपका अकर्मक क्रिया पूछा हुआ है। तो ये तो नॉर्मल से पहचान होता है कि जिस भी वाक्य में आपका कोई भी आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म ना हो वही आपका अकर्मक क्रिया होता है। तो आप यहां पे देखेंगे 39 में कि जो आपका सोहन दिल्ली जा रहा था, ठीक है, तो इसमें आपका ये क्या है, आपका एक अकर्मक क्रिया है। क्या आपका अकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्या हो जाएगा अकर्मक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म को आपको बताना है। दलपत विजय खुमान रासो, नरपति नाल परमान रासो, जगनिक बिसलदेव रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो क्या कर रहा है, आपका सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है आपको। इसमें सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर तो दलपत विजय, ठीक है, प्रश्न नंबर 40वां का आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर दिया हुआ है कि दलपत विजय खुमान रासो, ये बिल्कुल सही है। नरपति नाल परमाल रासो ये आपका गलत है। जगनिक बिसलदेव रासो ये भी गलत है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और डी क्या सही है, तो ए और डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 41 करा, प्रश्न नंबर 41 के नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन एक रूप में लिखित, दूसरा उसके कारण आर के रूप में लिखित है। अभिकथन ए कह रहा है व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, बिल्कुल सही है। स्वर जो होते हैं वो आपके स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं बात करूं क, तो क में आप देखेंगे तो इसमें स्वर है। कैसे स्वर है, तो देखिए ये आपका क, देखिए अभी मैं आपको बताता हूं क और है ना, तो और यहां पे क्या है, ये आपका स्वर ही तो है, जिसका तो हम सहायता ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपका। सेकंड है स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। जैसा मैंने बोला कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर पर आश्रित होते हैं, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 41 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 42, प्रश्न नंबर 42 का रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव यानी कि शब्द एक टॉपिक होता है आप लोगों में, शब्द, ठीक है। तो शब्द में क्या होता है कि एक होता है आपका तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के से लिए गए हैं और उसी प्रकार से रख दिए गए हैं, लेकिन तद्भव मतलब जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन उनका जो आकार प्रकार कह सकते हैं वो बिल्कुल ही बदल दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे आपको तद्भव बताना है, मतलब तत्सम मतलब जो जैसा संस्कृत में है वैसा ही उसमें हिंदी में भी आ जाता है। अमावस्या, अच्छत, अमूल्य, अच्छी, इसमें से 42 का आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो यहां पे देखिएगा कि तद्भव बताना है। तद्भव यानी कि जो आपका संस्कृत से आकर के हिंदी में क्या हो गया, बदल गया, परिवर्तित हो गया, तो वही ना आपका है ऑप्शन नंबर बी, अच्छत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा दिया हुआ है 43, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हुई है, माफी चाहते हैं इसके लिए आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि कृत्यवाच्य का उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। तो कृत्यवाच्य जैसे आप लोग का होता है कर्मवाच्य, ठीक है, और कृत्यवाच्य। तो इसमें आपको कृत्यवाच्य जो देखना है वो है आपका लड़कियां गीत गा रही, ये आपका सही है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर आपका बोल रहा है 44, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 44, कह रहा है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से सूफी कवि नहीं है, यानी कि कौन ऐसे हैं जो सूफी कवि नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 44 में हम देखेंगे यहाँ पर कुतुबुन ये भी आपके सूफी कवि हैं, मंझन ये भी है, जैसी भी है, लेकिन कबीर जो है वह सूफी कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल डी जो है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन जो है वह संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 4 होती है, क्या होती है आपकी 4 होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा 4 है आपका, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 45 में हमारा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 6, ये क्या है आपका, ये आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। संयुक्त व्यंजन मुझे एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता है नहीं, मुझे जहां तक मुझे लग रहा है। प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या दिया हुआ है,
करा निम्नलिखित में से लिंग प्रत्यय संबंधी शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने अभी आप लोग को बताया था वर्तनी शब्द, वर्तनी टॉपिक, तो वर्तनी से यहाँ पे आप लोग को प्रश्न अच्छे खासे आ रहे हैं, तो वर्तनी पे विशेष जोर दीजिएगा, ठीक है। श्वेतांगिनी, पिशाचिनी, दिगंबरा, कोमलांगिनी, ये आपके दिए गए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही नहीं है, यानी कि आपका वर्तनी का सही चयन कीजिए, यानी कि लिंग प्रत्यय संबंधी जो शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी आपका जो है वही आपको देखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिगंबरा, क्या हो जाएगा, दिगंबरा जो है वह लिंग प्रत्यय संबंधी शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रश्न नंबर 47 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों का क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। अब क्रम से इसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित कर देना है, ठीक है ना। तो इसको हम क्रम से व्यवस्थित करते हैं, कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे दिया हुआ है, यह गौरव की बात सिद्धि हेतु स्वामी गए, व्याघात यही बाड़ा पर चोरी चोरी गए। अच्छा चलिए इसको हम मिलाते हैं, पहले सिद्धि हेतु स्वामी गए, ठीक है, यह गौरव की बात, यानी कि पहले नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे इसको हम लोग रखते हैं, फिर यहाँ पर यह व्याघात, यह गौरव की बात पर चोरी चोरी गए, पर चोरी चोरी गए, ये तीसरे नंबर पे चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात, ये पांचवें नंबर पे, ठीक। तो हमारा कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 48, क्या कह रहा है 48, कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। कान भरना, निरर्थक बातें करना, उंगलियों पर नाचना, बहकाना, गाल बजाना, वश में करना, फूक फूक कर पैर रखना, सोच विचार कर सावधानी पूर्वक काम करना। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 प्रश्न को एक ही में कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई जो करना है ऐसे सरसरी नजर से नहीं करना है, बल्कि अच्छे से और डीपली पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपका लोकोक्ति या मुहावरे से संबंधित आपका टॉपिक है, इसको भी आपको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कर रहा है आपका 48वां, ठीक। तो 48वां यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझिएगा, कान भरना यानी कि बहकाना, ठीक है ना। इसके बाद कर रहा है उंगलियों पर नाचना यानी उंगलियों पर नचाना, यानी कि अपने वश में करना। कहती ना औरतें कि मैं तो अपने पति को उंगलियों पर नचाती हूँ, उंगलियों पर नचाती यानी कि अपने पति को वश में कर ली हूँ। गाल बजाना मतलब खाली बात करना, खाली बोलना, क्या है ना, बोलना, यानी कि निरर्थक बातें करना, बिना किसी काम के गाल बजाना, हर एक टॉपिक में बीच में घुस जाना और बोलने लगना, या बिना टॉपिक का ही बात करना, बिना अर्थ का ही बातें करना, फूक फूक कर पैर रखना, यानी कि सोच विचार करके सावधानी पूर्वक काम करना। तो ये हमारा ऑप्शन कहां पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 49 पे। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है आप लोगों का कि निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमवार लगाइए। फिर से वाक्यांशों को क्रमवार लगाना है। उत्तम काव्य अभिधा, मुख्य लक्षणालीन, उल्टी कहत प्रवीण, अधम व्यंजना रस विरस। अब 49वां का आपको क्या होगा ये आपको बताना है, तो इसको हम लोग देखेंगे। हाँ, अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, और मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, यह आपका हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, हो गया सही। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आपका 50, और ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगले वीडियो में आपको 51 से लेकर 75 तक इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह स्वर संधि का भेद नहीं है, दीर्घ, गुण, व्यंजन या फिर आपका वृद्धि संधि, ठीक है। क्या दिया हुआ है, वृद्धि संधि, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा आपका जो है वह सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो व्यंजन संधि है वह क्या है, आपका स्वर संधि का भेद नहीं है, ठीक है। क्या है, आपका व्यंजन संधि का नहीं है, क्योंकि जो आपके संधि होते हैं वह 3 होते हैं, एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि तो ऑलरेडी होता है, तो ये फिर स्वर के अंतर्गत तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। और स्वर संधि भी कितने होते हैं, कुल 5 होते हैं, ठीक है। तो इनमें से आपका 3 तो आपको पता होगा, दीर्घ, गुण, वृद्धि
और व्यंजन होते नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।